आप जानते हैं, सरकार हर साल जो अपने खर्च का हिसाब किताब देती है, वो सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है। ये असल में भारत के भविष्य का एक फाइनेंशियल रोड मैप है। यह हमें बताता है कि देश के बड़े बड़े सपने जैसे बुलेट ट्रेन और नई नई मेट्रो असल में कैसे और किसके पैसे से पूरे हो रहे हैं। तो चलिए इस पूरे मामले को समझने के लिए एक रोड मैप बना लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि भारत का विदेशी कर्ज आखिर है कितना बड़ा। फिर इसके पीछे कौन है, मतलब पैसा दे कौन रहा है, इस पैसे से बन क्या रहा है, और फिर नेशनल और स्टेट लेवल पर प्राथमिकताओं में क्या फर्क है, और आखिर में भविष्य की राह क्या है। कभी सोचा है कि ये जो बड़ी बड़ी मेट्रो लाइनें बन रही हैं, हाई स्पीड ट्रेन के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, इन सब के लिए पैसा आता कहाँ से है? ये सवाल तो अक्सर मन में आता है ना? तो चलिए आज इसी का जवाब ढूंढते हैं और देखते हैं कि कैसे अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय मदद इन बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को जमीन पर उतार रही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आंकड़ों से। सबसे पहले पूरी तस्वीर को देखते हैं। आखिर भारत ने अपनी विकास परियोजनाओं के लिए कुल कितनी विदेशी मदद का बजट रखा है? तो ये रकम है 78,766 करोड़ रुपए। जरा इस नंबर के बारे में सोचिए, ये एक बहुत बहुत बड़ी रकम है। इतना पैसा अगले फाइनेंशियल ईयर में केंद्र और राज्य दोनों लेवल पर विकास को स्पीड देने के लिए रखा गया है। ओके, तो इतना पैसा पर आ कहां से रहा है? अब ये देखना दिलचस्प होगा कि इस कहानी के मुख्य किरदार कौन हैं। मतलब वो कौन से देश और संस्थाएं हैं जो भारत की ग्रोथ स्टोरी में पैसा लगा रही हैं। और जब हम फंडिंग के स्रोतों को देखते हैं तो एक देश का नाम साफ तौर पर उभर कर आता है, जापान। केंद्रीय परियोजनाओं के लिए जो भी विदेशी पैसा आ रहा है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा अकेले जापान से है। उसके बाद नंबर आता है रूस का, फिर वर्ल्ड बैंक और यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक जैसे बड़े प्लेयर्स का। तो जापान इतना आगे क्यों है? चलिए इस पर थोड़ा जूम इन करते हैं। जापान भारत के सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट्स के लिए सबसे बड़ा द्विपक्षीय भागीदार बनकर सामने आया है। जापान की प्रतिबद्धता कितनी बड़ी है इसका अंदाजा इस रकम से लगाइए, लगभग 1.42 ट्रिलियन येन। ये एक ऐसी रकम है जिससे भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से बदल सकता है और बदल भी रहा है। तो ये पैसा जा कहाँ रहा है? ये जा रहा है मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल जैसे आइकॉनिक प्रोजेक्ट्स में, दिल्ली चेन्नई और बेंगलुरु मेट्रो को बढ़ाने में। ये वो प्रोजेक्ट्स हैं जो सीधे सीधे करोड़ों लोगों की जिंदगी को बेहतर बना रहे हैं, उनका सफर आसान कर रहे हैं। अब यहाँ एक चीज समझना जरूरी है, जो कर्जदाता हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होते हैं द्विपक्षीय, यानी जब एक देश दूसरे देश को लोन देता है, जैसे जापान और भारत। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे दो दोस्तों के बीच मदद का लेन देन, जिसमें रणनीतिक साझेदारी भी एक फैक्टर होता है। दूसरे होते हैं बहुपक्षीय, जैसे वर्ल्ड बैंक। ये ऐसी संस्थाएं हैं जिनमें कई देश सदस्य होते हैं और इनका फोकस बड़े विकास लक्ष्यों पर होता है। और यही फर्क उनके काम में भी दिखता है। जहां जापान जैसे द्विपक्षीय साझेदार बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर फोकस करते हैं, वहीं वर्ल्ड बैंक जैसी बहुपक्षीय संस्थाएं स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण जैसे सामाजिक क्षेत्रों में भी निवेश करती हैं, जैसे सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली को अपग्रेड करना या गंगा नदी को साफ करना। तो हमने ये तो जान लिया कि पैसा कौन दे रहा है। अब आते हैं इसके अगले सवाल पर, इस पैसे से आखिर बन क्या रहा है? चलिए सबसे ज्यादा फंड पाने वाले क्षेत्रों पर एक नजर डालते हैं। तो पैसा जा कहां रहा है सबसे ज्यादा? ये आंकड़े बिल्कुल साफ हैं। प्राथमिकता नंबर 1 है शहरी परिवहन यानी मेट्रो और आरआरटीएस। फिर आता है रेलवे, खासकर हाई स्पीड रेल। और तीसरा बड़ा हिस्सा जा रहा है ऊर्जा क्षेत्र में परमाणु ऊर्जा संयंत्रों पर। साफ है कि फोकस बेहतर कनेक्टिविटी और देश के ऊर्जा भविष्य को सुरक्षित करने पर है। और जब हम इन क्षेत्रों के अंदर जाके देखते हैं तो देश के कुछ सबसे बड़े नाम सामने आते हैं। लिस्ट में सबसे ऊपर है मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल। इसके ठीक नीचे है दिल्ली मेट्रो का फेज 4 और कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र। यही वो मेगा प्रोजेक्ट्स हैं जो इस पूरे विकास योजना की रीढ़ हैं। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये फंडिंग आखिर बंटती कैसे है। इसका एक हिस्सा सीधे केंद्र के पास जाता है राष्ट्रीय प्रोजेक्ट्स के लिए, और दूसरा हिस्सा राज्यों को मिलता है उनकी अपनी जरूरतों के लिए। तो ये विदेशी पैसा दो अलग अलग धाराओं में बहता है। पहली धारा है केंद्रीय परियोजनाओं की। ये बड़े राष्ट्रीय स्तर के प्रोजेक्ट्स होते हैं जिन्हें सीधे केंद्र सरकार जैसे रेलवे या परमाणु ऊर्जा मंत्रालय प्रबंधित करती है। दूसरी धारा है राज्य परियोजनाओं की।
ये राज्यों की विशेष ज़रूरतों के लिए होते हैं और केंद्र इस विदेशी मदद को अतिरिक्त केंद्रीय सहायता के तौर पर उन तक पहुंचाता है। तो पहले बात करते हैं केंद्र सरकार के प्रोजेक्ट्स की। इनके लिए कुल 36,639 करोड़ रुपए का बजट है। ये पैसा देश स्तर की पहलों में लगता है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि राज्यों की अपनी ज़रूरतों के लिए इससे भी ज़्यादा पैसा रखा गया है, पूरे 42,127 करोड़ रुपए। ये दिखाता है कि ज़मीनी स्तर पर लोकल विकास को कितनी अहमियत दी जा रही। और ये हमें बताता है कि ये पैसा ज़मीन पर कैसे काम कर रहा है। आप देखिए, महाराष्ट्र में मुंबई मेट्रो प्रोजेक्ट्स, तमिलनाडु में चेन्नई का शहरी बुनियादी ढांचा और असम में बिजली और सड़क नेटवर्क, ये सभी प्रोजेक्ट्स इसी फंड से आगे बढ़ रहे हैं। चलिए अब सब कुछ जोड़कर देखते हैं, थोड़ा जूम आउट करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये सारे आंकड़े, ये सारे प्रोजेक्ट्स हमें देश की दिशा के बारे में क्या बता रहे हैं। तो इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ क्या है? कुछ बातें बिल्कुल साफ हैं। पहला, विश्व स्तरीय शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर जबरदस्त फोकस है। दूसरा, जापान एक बहुत ही महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार है। और तीसरा, विकास का नजरिया दो तरफा है, राष्ट्रीय और राज्य दोनों स्तरों पर एक साथ काम हो रहा है ताकि तरक्की हर कोने तक पहुंचे। और ये बात यहाँ बिल्कुल आकर फिट बैठती है जब हम हाई स्पीड रेल, मेट्रो और परमाणु ऊर्जा जैसे प्रोजेक्ट्स में इतना बड़ा निवेश देखते हैं। तो ये सिर्फ आज का खर्च नहीं है, ये आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मजबूत नींव रखने जैसा है। तो आखिर में एक बड़ा सवाल सामने आता है, जैसे जैसे भारत अपने भविष्य के लिए इतना कुछ बना रहा है, विदेशी मदद और घरेलू फंडिंग के बीच सही संतुलन क्या होना चाहिए? टिकाऊ विकास के लिए क्या हमें विदेशी मदद पर निर्भर रहना चाहिए या आत्मनिर्भर बनने पर ज्यादा जोर देना चाहिए? इसी संतुलन को खोजना शायद आने वाले समय की सबसे बड़ी चुनौती होगी।